लगभग 700 साल पहले जापान के हाइका और गिंजी वंश के बीच दनोरा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में लाखों हाइका योद्धा, औरतें, बच्चे और एम्परर ओनताकू तेनो मारे गए थे। इस युद्ध के बाद से ही ऐसा माने जाने लगा था कि हाइका योद्धा की रेस्टलेस सोल यानी कि उनकी बेचैन आत्मा दनोरा में भटकती है। कोस्ट के पास मछुआरों को कई बार रात के समय हजारों स्ट्रेंज पेल लाइट्स या फिर फायर फ्लोट करते हुए दिखाई देने लगी थी, जिन्हें लोग ओनीबी अर्थात डीमन फायर के नाम से बुलाना शुरू कर दिए। इसके अलावा तूफानी रातों में समुद्र से ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती थी मानो आसपास कोई बड़ा युद्ध चल रहा हो। शुरुआत के सालों में हाइकी स्पिरिट से जुड़े किस्से काफी तेजी से बढ़ने लग गए थे। कभी किसी शिप के डूब जाने के पीछे इन स्पिरिट्स को ब्लेम किया जाता था, तो कभी तैराकों के अचानक गायब हो जाने के पीछे। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे कम हो गया जब लोकल बुद्धिस्ट ने आकामागासेकी में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया और बीच के पास ही मृत हाइकी सोल्जर्स के लिए एक सिमेट्री बनवाया। इसके बाद भले ही कई वियर्ड इंसिडेंट्स अपीयर होना बंद हो गए थे, लेकिन समय के साथ साथ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहता था जिससे ये समझ आ गया था कि अभी तक हाइकी सोल्जर्स को शांति नहीं मिली थी। अब ये तो मैंने आपको हाइकी सोल्जर्स की छोटी सी कहानी बताई है, लेकिन आगे की वीडियो में हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो कि आगे चलकर होइची एंड ओनीबी का फेमस जापानीज लेजेंड बन गया। कई सौ साल पहले आकामागासेकी में एक ब्लाइंड मैन होइची रहा करता था। बचपन में ही होइची को स्टोरी रिसाइटेशन यानी कि कहानी सुनाने के पारंपरिक विधि में महारत हासिल हो गई थी। इसमें सिंगर बीवा प्ले करता है जो कि एक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, और साथ में वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को गाने के रूप में ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करता है। ऑल्दो होइची ने इस कला में अपने गुरु तक को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन होइची के फेमस होने का कारण कुछ और ही था। दरअसल होइची अपने एक पर्टिकुलर रिसाइटल की वजह से काफी फेमस होने लग गया था, और वो थी हाइकी एंड गिंजी के बीच हुई दनोरा की बैटल। कहा जाता है कि होइची की इस रिसाइटल को सुनने के बाद किजिन्स यानी कि गॉब्लिन्स तक अपने आंसू रोक नहीं पाते थे। बुद्धिस्ट टेम्पल के प्रीस्ट को होइची का रिसाइटल इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने होइची को टेम्पल में रहने का ऑफर किया, और होइची जो कि काफी गरीब था उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। होइची को टेम्पल के पीछे ही एक रूम दे दिया गया, साथ ही उनके खाने पीने का अच्छा ध्यान रखा गया। बदले में होइची प्रीस्ट्स के लिए हर शाम को गाते हुए अपनी स्टोरी रिसाइटेशन करते थे। तो एक शाम प्रीस्ट को किसी मृत इंसान के क्रियाक्रम में बुलाया गया था और प्रीस्ट अपने एकोलाइट के साथ वहां चले गए। ऐसे में होइची अकेले ही मंदिर में था, और रात होने पर होइची अपने अकेलापन दूर करने के लिए टेम्पल के गार्डन में जाकर बीवा बजाने लग गया। काफी समय बीत गया और आधी रात तक प्रीस्ट का इंतजार करते करते होइची थक चुका था। अब इससे पहले वो टेम्पल के अंदर वापस जाता, उन्हें टेम्पल के पीछे वाले दरवाजे से कुछ कदमों की आवाज आती है। वो कदम होइची के पास आया और किसी ने होइची को एक भारी आवाज में पुकारा, लेकिन ये आवाज प्रीस्ट की नहीं थी। होइची के पूछने पर वो इंसान बताता है कि वो एक सोल्जर है जिसे उसके किंग ने भेजा है। दरअसल उस सोल्जर के किंग कुछ दिन के लिए इस जगह आए थे और उन्हें होइची का रिसाइटल काफी पसंद आया था, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर दिया था कि होइची इसी वक्त आकर उनके लिए रिसाइटल परफॉर्म करे, स्पेसिफिकली बैटल ऑफ दनोरा वाला। अब उन दिनों किसी राजा के आदेश को ना मानना मौत को बुलावा देने जैसा था, इसलिए होइची उस सोल्जर के साथ चलने के लिए राजी हो गए। होइची सोल्जर के कंधे पर हाथ रख के आगे बढ़ने लगे, और ऐसे में उन्होंने सोल्जर के आयरन आर्मर को फील किया जो कि काफी भारी और बढ़िया तरीके से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, यानी कि सोल्जर किसी बहुत बड़े किंग को सर्व करता होगा। थोड़ी देर बाद होइची को किसी बड़े से दरवाजे के खुलने की आवाज आई, और इससे होइची ने अंदाजा लगाया कि ये जरूर राजा का बड़ा सा किला होगा। अंदर होइची को कुछ औरतों की आपस में बात करने की आवाज आ रही थी, और उनके बात करने के तरीके से होइची ने अंदाजा लगाया कि वो लोग एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का यूज कर रही थी, जिसका मतलब कि वो लोग हाईली एजुकेटेड नोबल्स थी। सोल्जर होइची को उनके प्लेटफॉर्म तक ले गया जो कि एम्परर के सामने ही था। होइची ने अपना बीवा प्ले करते हुए अपना रिसाइटल शुरू किया, और ये रिसाइटल इतना इमोशनल था कि वहां पर बैठा हर एक इंसान दर्द से कराह उठा। चारों तरफ मानो जैसे हाहाकार मच गया था, और होइची ये सब सुनकर अंदर ही अंदर डर रहा था। रिसाइटल खत्म होने के बाद एम्परर ने होइची की काफी तारीफ करी, और उन्होंने बताया कि आज तक उन्होंने इतना भावुक कर देने वाला रिसाइटल कभी नहीं सुना था।
उन्होंने होइची को कहा कि वो जितने भी दिन यहाँ रुके हैं वो होइची को यहाँ बुलाएंगे और उसे ये रिसाइटल परफॉर्म करना होगा। साथ ही उसे ये बात किसी को नहीं बतानी होगी कि उसे यहाँ रिसाइटल के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद सोल्जर होइची को टेम्पल वापस छोड़ आए। खैर अगली सुबह प्रीस्ट वापस आए, लेकिन होइची उन्हें पिछली रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब अगली रात भी ठीक उसी समय सोल्जर होइची के पास उन्हें ले जाने आए और होइची रिसाइटल परफॉर्म करके वापस आए। लेकिन इस बार सुबह टेम्पल में होइची के एब्सेंस को नोटिस कर लिया गया था और प्रीस्ट ने होइची को अपने पास बुलाकर उनसे हम्बली पूछा कि वो इतनी रात में बिना किसी को बताए कहाँ गए थे और क्यों गए थे। होइची रिप्लाइड कि उनका कोई प्राइवेट मैटर आ गया था जो कि उन्हें अर्जेंटली सॉल्व करना था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। प्रीस्ट होइची का जवाब सुनकर काफी उदास हुए क्योंकि वो होइची को अच्छी तरह से जानते थे और वो समझ गए थे कि होइची उनसे झूठ बोल रहा था। मगर क्यों? प्रीस्ट ने होइची से और कुछ नहीं पूछा बल्कि इस मामले के बारे में खोजबीन करने का सोचा। प्रीस्ट ने कुछ लोगों को होइची पर नजर रखने का काम दिया और उन्हें होइची को रात में फॉलो करने का आदेश दिया। उस रात काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और प्रीस्ट के लोगों ने होइची को टेम्पल से बाहर जाते हुए देखा, लेकिन बाहर पहुंचने पे उन्हें होइची कहीं नहीं दिख रहा था। अब एक ब्लाइंड मैन के लिए इतनी जल्दी चलकर कहीं चले जाना काफी ताज्जुब वाली बात थी। ऐसे में वो लोग सड़कों पर होइची को खोजने लग गए, लेकिन होइची का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। अंत में वो लोग टेम्पल की तरफ बीच के पास से होते हुए लौट रहे थे कि तभी उन्हें होइची के बीवा की आवाज आई। वो लोग उस डायरेक्शन में गए और उन्होंने नोटिस किया कि ये आवाज सेमेट्री यानी कि कब्रिस्तान के अंदर से आ रही थी। यहाँ जो उन लोगों ने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। होइची अकेले ही अंतोकू तेनो की टूम्ब के आगे बैठकर अपना रिसाइटल परफॉर्म कर रहा था और उसके चारों तरफ कई सारे डीमन फायर यानी कि ओनी भी जल रही थी। अब प्रीस्ट के लोगों ने होइची को आवाज लगाई और उन्हें यहाँ से जल्दी वापस टेम्पल लेकर आए। प्रीस्ट ये सब जानकर समझ गए कि क्या बात है। उन्होंने होइची को बताया कि होइची बिविच्ड हो गए हैं और वो जो सोल्जर उन्हें लेने आया था वो दरअसल एक हाइका सोल्जर था, यानी कि होइची हाइका एम्परर को अपना रिसाइटल सुना रहे थे। प्रीस्ट होइची को बताते हैं कि ठीक 6 रातों के बाद हाइका होइची को जान से मार देते ताकि वो भी एक भटकती आत्मा बनकर हाइकी के साथ ही रह जाएं। होइची काफी डर गए थे और वो प्रीस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी मदद करे। प्रीस्ट होइची को बताते हैं कि उन्हें एक रिचुअल करना पड़ेगा जिससे होइची बिविचिंग से फ्री हो सकता है। रिचुअल के मुताबिक होइची के पूरे शरीर को होली सूत्रा हान्या शिनकोयो के टेक्स्ट से कवर किया गया और उन्हें डायरेक्शन दी गई कि उन्हें अपने रूम के बाहर रात में मेडिटेट करना होगा और वहां बिल्कुल चुप होकर बैठे रहना होगा। हाइकी सोल्जर उन्हें लेने आएगा, लेकिन उन्हें मेडिटेटिव स्टेट में ही रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए हाइकी सोल्जर को रिप्लाई नहीं करना है। जब वो सोल्जर वापस चले जाए तभी होइची मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आ सकते हैं और इसके बाद वो बिविचिंग खत्म हो जाएगी और होइची भी फ्री हो जाएंगे। रात को होइची अपने रूम के बाहर मेडिटेटिव स्टेट में बैठ गए और थोड़ी देर बाद हाइकी सोल्जर होइची को लेने आए। सोल्जर होइची के आगे आकर उन्हें आवाज देने लगा पर होइची कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। सोल्जर धीरे धीरे गुस्सा होने लगा जिससे होइची की हार्ट बीट तेज होने लगी और डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठे रहे। सोल्जर ने जाने से पहले होइची को एक बार फाइनल वार्निंग दी ताकि वो उनके साथ चले, लेकिन होइची ने कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली सोल्जर जाने से पहले होइची से कहता है कि वो अपने एम्परर के पास उसके कान लेकर जाएगा, जो कि एक सिंबल होगा कि उसने होइची को उनका ऑर्डर सुनाया था। होइची ये सुनकर शॉक्ड रह गया और इतने में ही सोल्जर ने उनके कान काट लिए। होइची पेन से चिल्ला देना चाहते थे, लेकिन वो चुप रहे और अपना पेन झेल गए। सोल्जर यहाँ से चला गया और थोड़ी देर में होइची को प्रीस्ट की आवाज आई, जिसे सुनते ही वो रो पड़े। प्रीस्ट ने होइची को बताया कि उनके ऊपर से वो बिविचिंग हट चुकी थी, लेकिन तभी वो होइची के मिसिंग कान को नोटिस करते हैं और होइची को संभालते हैं। बाद में होइची के जख्म भर जाते हैं और प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि उनकी गलती की वजह से ही होइची के कान चले गए थे। दरअसल जब रिचुअल के दौरान होइची की पूरी बॉडी पर होली टेक्स्ट लिखे गए थे, तब प्रीस्ट ने उनके कानों पर टेक्स्ट लिखना इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से हाइका सोल्जर या फिर हाइकी सोल्जर उनके कान काट कर ले गया। अब ये सब हो जाने के बाद भी होइची लोगों के लिए अपना आर्ट परफॉर्म करते रहे और आगे चलकर होइची काफी वेल्दी आर्टिस्ट बने। उनके साथ जुड़े इस किस्से की वजह से उन्हें मिमी निशी होइची यानी कि होइची द ईयरलेस के नाम से भी जाना जाने लगा। अब आई नो इस कहानी को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये माइथोलॉजी है, रियल स्टोरी हो नहीं सकती। तो हाँ, ये माइथोलॉजी ही है और मे बी रियल होगी भी तो इसकी कुछ छोटी मोटी पार्ट रियल हो सकती है, पूरी स्टोरी तो रियल नहीं होगी। इसी के साथ मैं आज की कहानी को यहीं पे एंड करूंगा।
ये कहानी कियोशी नाम के लड़के की है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था और कियोशी पढ़ाई में काफी अच्छा था। कियोशी की फैमिली फिनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं थी और इसी वजह से कियोशी अक्सर अपने कॉलेज फीस वगैरह को लेकर चिंतित रहता था। कियोशी को एक्टिंग का भी शौक था और ऐसे में एक दिन उसे किसी तरह का एड दिखता है जहां एक ड्रामा कंपनी काबुकी एक्टर्स को ढूंढ रही थी। ये एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर था जहां एक्टर्स को थिएटर में लोगों के सामने परफॉर्मेंस देना था और इसके बदले उन्हें ठीक ठाक पैसे मिलते। द बेस्ट पार्ट वाज कि ये परफॉर्मेंस वीकली एक बार ही होता था, यानी कि कियोशी अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस पार्ट टाइम जॉब को करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता था। ऐसे में कियोशी फौरन इस ड्रामा कंपनी के लिए ऑडिशन देने जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि परफॉर्मेंसेस काफ़ी ट्रेडिशनल तरह के रहने वाली हैं। अब हालांकि कियोशी को ट्रेडिशनल एक्टिंग वगैरह का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसे काम मिल जाता है क्योंकि थिएटर के लोगों का कहना था कि वो कियोशी को जल्द ही ट्रेन कर देंगे। बस फिर क्या था, कियोशी कॉलेज के बाद एक्टर्स के साथ ट्रेनिंग लेने लग गया और ट्रेनिंग के दौरान उसे पता चला कि जब उसकी परफॉर्मेंस होगी तब उसे एक मास्क पहनकर परफॉर्म करना होगा। ये मास्क कोई मामूली मास्क नहीं था बल्कि एक नो मास्क था और कियोशी वहां रखे कई मास्क में से खुद के लिए एक मास्क चुनता है। लेकिन कियोशी को शायद ये नहीं पता था कि इस मास्क को चुनना उसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब इससे पहले मैं आपको आगे की कहानी बताऊं, मैं आपको नो मास्क की थोड़ी और डिटेल देता हूं। साथ ही मैं आपको इससे जुड़े अर्बन लेजेंड के बारे में भी बताऊंगा। नो मास्क को जापान का वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट एंड स्केरियस्ट अर्बन लेजेंड माना जाता है। कहा जाता है कि इन मास्क की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और कई बार अमीर लोग इसे अपने पास सिक्योर करके रखते हैं फॉर सेफ्टी। यूजुअली नो मास्क की कीमत इस बात पे डिपेंड करती है कि वो मास्क कितनी पुरानी है, यानी कि जितनी पुरानी नो मास्क होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कीमत होगी। ये मास्क यूजुअली ऐसे होते हैं कि इनमें हंसने और रोने दोनों का एक्सप्रेशन होता है। एक एंगल से मास्क को देखकर ऐसा लगेगा मानो उस पर रोता हुआ एक्सप्रेशन है, वहीं दूसरे एंगल से ये एक्सप्रेशन हंसता हुआ दिखेगा। कई मास्क में तो आपको 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस भी दिख सकती हैं, यानी कि अलग अलग एंगल से ऐसा लगेगा कि मास्क एक डिफरेंट एक्सप्रेशन पोर्ट्रे कर रहा है, विच इज क्वाइट यूनिक। जापान के कई थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस के दौरान एक्टर्स इन मास्क को पहनकर परफॉर्मेंस देते हैं एंड इट इज क्वाइट पॉपुलर देयर। अब नो मास्क के अर्बन लेजेंड्स के हिसाब से कुछ मास्क सुपरनैचुरल होते हैं। जी हाँ, इन मास्क में अपने वेयरर के नेगेटिव इमोशन को एम्पलीफाई और सक करने की क्षमता होती है, जिससे मास्क को रेगुलरली पहनने वाला बंदा काफी अफेक्ट होने लग जाता है। धीरे धीरे ये मास्क अपने ओनर के एनर्जी को ड्रेन करने लग जाती है, साथ ही ये ओनर के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भर देती है। ऐसे में ओनर के मेंटली अनस्टेबल होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे मास्क का ओनर जिंदा ही नहीं बच पाता। अब दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी नो मास्क का ओनर मरता है तो ये मास्क उसके नेगेटिविटी और इमोशंस को अपने साथ कैरी करता है। जी हाँ, इनफैक्ट ये मास्क अपने नए ओनर को ढूंढने में लग जाता है ताकि वो उसके नेगेटिविटी पे फीड कर सके। अपने हर विक्टिम के बाद ये मास्क और भी स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इसके अंदर अपने हर विक्टिम की नेगेटिव फीलिंग्स होती है जो कि ये अपने नए ओनर पे प्रोजेक्ट करता है। नाउ आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि अगर ये मास्क किसी इंसान के नेगेटिव फीलिंग्स को ट्रिगर करता है तो वो इंसान इसे पहनता ही क्यों है? शुरुआत में तो ये मास्क आपके ऐसे इमोशंस को ट्रिगर करता है जो कि काफी नेचुरल इमोशंस हैं, लाइक एंगर, जेलसी इत्यादि। और जैसे ही ओनर इसे पहनता है ये मास्क उसकी नेगेटिविटी पे फीड करके पावरफुल होता जाता है। लोगों के हिसाब से ये मास्क अपने ओनर के कानों में कुछ अजीब बातें कहने लग जाता है, जिस वजह से मास्क का ओनर ज्यादा से ज्यादा वक्त इस मास्क को पहने रखता है ताकि ये मास्क उसके नेगेटिविटी पे फीड कर सके। ऐसा करते हुए ये मास्क अपनी ओनर की जान ले लेता है एंड देन वो अपने ओनर की सारी नेगेटिव्स को कैरी करके अपने नए ओनर पे प्रोजेक्ट कर देता है। एक तरह से कहा जाए तो ये सॉफ्ट पोजेशन हुआ ऑफ द न्यू ओनर। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, जो नो मास्क कई 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं उनके अंदर कितने लोगों की नेगेटिव पावर होगी और वो अपने नए ओनर को क्या कुछ फील नहीं करवा सकते हैं। यही वजह है कि जितनी पुरानी ये नो मास्क होगी उतनी ही ज़्यादा वो पावरफुल भी होगी। और शायद यही वजह है कि अमीर लोग पुराने नो मास्क को भारी दाम पे खरीद कर अपने घर में रखते हैं, ऑल्दो उसे भूल कर भी पहनते नहीं हैं।
कई लोग मानते हैं कि अमीर लोग इन मास्क को सिक्योर करके रखते हैं ताकि ये किसी और को प्रभावित ना कर सके। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि अमीर लोग इसे अपने घर में इसलिए रखते हैं ताकि ये मास्क उनके घर के नेगेटिविटी को खत्म कर सके। ऑल्दो वो लोग उसे पहनेंगे नहीं तो उन पे इसका असर नहीं होगा। अब नो मास्क कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कित्सुने मास्क जो कि फॉक्स की तरह दिखने वाले मास्क हैं, ओनी मास्क जो कि डेविल की तरह दिखते हैं, और ओना मास्क जो कि फीमेल काई की तरह दिखते हैं। इनफैक्ट हान्या मास्क को भी नो मास्क की कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि इसका नो थिएटर में इस्तेमाल होता है। हान्या मास्क के बारे में कहा जाता है कि ये उन औरतों की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है जो कि ऑब्सेशन, जेलसी, एंगर या ऐसी ही नेगेटिव इमोशंस की वजह से किसी तरह से डीमंस बन गई हैं। Here I'm pretty sure कि आपको हान्या और नो मास्क के प्रॉपर्टीज के बीच की सिमिलैरिटीज ऑलरेडी दिख रही होंगी। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ कियोशी जिस मास्क को चुना था वो एक ओनी नो मास्क था जो कि काफी पुराना और डरावना था। इस मास्क को पहनते ही कियोशी को ऐसा लगने लगा मानो उसके अंदर के इमोशंस फूट फूट कर बाहर निकलना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस को एक्टिंग क्लासेस में चैनल करने लगा जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो गई। कियोशी को जल्द ही एक नो शो में भी परफॉर्म करने का मौका मिल गया जहां उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। देखा जाए तो कियोशी की लाइफ अब सॉर्ट होने लग गई थी, जहां वो ठीक ठाक पैसे भी कमाने लग गया था, साथ ही अपने कॉलेज क्लासेस को भी अटेंड कर पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कियोशी अंदर से एकदम उदास रहने लग गया था। I mean, this was strange क्योंकि कियोशी वो सब कुछ कर रहा था जो उसे पसंद था, फिर भी वो खुश नहीं था। कियोशी को ऐसा लगने लगा था कि वो फेलियर है, उसकी लाइफ सही नहीं चल रही। इनफैक्ट वो अपने क्लास के उन बच्चों से जलने लग गया था जिनकी फैमिली थोड़ी वेल टू डू यानी कि अमीर थी। थिएटर में कियोशी की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती चली जा रही थी, लेकिन इससे भी कियोशी को किसी तरह की खुशी नहीं मिल रही थी। वो खुद को लोगों से कट ऑफ करने लग गया था और हद तो तब हो गई जब वो अपने कमरे में भी कई बार ये मास्क पहनकर बैठा रहता था। ऐसे में कियोशी की बेस्ट फ्रेंड यूई उसकी ये हालत नोटिस करती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। यूई नोटिस कर लेती है कि कियोशी हमेशा अपने साथ एक अजीब मास्क कैरी करता था और इस मास्क के बारे में पता लगाने पे यूई को नो मास्क के अर्बन लेजेंड के बारे में पता लगा। यूई फौरन कियोशी को नो मास्क के बारे में बताती है, लेकिन कियोशी यूई की बातों को इग्नोर कर देता है। ऐसे में यूई कियोशी को ये बोलकर मनाने लगी कि वो इस मास्क को फेंकने के बजाय इसे किसी अमीर इंसान को बेच दे जिससे उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे और शायद कियोशी को अच्छा ही फील हो। कियोशी यूई की बात मान लेता है और वो इस मास्क को एक ओपन हाउस ऑक्शन में डाल देता है। तो इस सरप्राइज कियोशी की नो मास्क पे अच्छी खासी बिड आती है, जिसके बाद एक अमीर इंसान इस मास्क को खरीद लेता है। कियोशी इस अमीर आदमी से पूछता है कि उसने इस मास्क में ऐसा क्या देखा कि वो इसके लिए इतने पैसे दे रहा है, जिस पे वो अमीर आदमी कहता है कि ये नो मास्क काफी पुराना लगता है, यानी कि ये बहुत पावरफुल है। ऐसे में मैं इस मास्क को अपने घर में किसी ऊंची जगह पे एज ए शो पीस रखूंगा ताकि ये मेरे घर की नेगेटिव एनर्जी को सक करके घर का माहौल अच्छा रखे। साथ ही जब ये मास्क मेरे पास होगी तो शायद ये किसी और को हार्म नहीं कर पाएगी। इन बातों को सुनकर कियोशी पूछता है कि क्या आप इसको पहनेंगे नहीं, जिसे सुनकर ये आदमी अजीब रिएक्ट करते हुए कहता है कि अगर मैं इसको पहन लिया तो मैं खुद इसका शिकार बन जाऊंगा, तो मैं बस इसको एज ए शो पीस रख कर इसके फायदे लूंगा, लोगों को इससे बचाऊंगा, ना कि मास्क को एक नया विक्टिम दूंगा। इन बातों को सुनकर अब कियोशी को भी यकीन हो गया था कि शायद उसका नो मास्क सच में सुपरनैचुरल था एंड ही वाज ग्लैड कि यूई की मदद से वो इस मास्क से छुटकारा पा लिया था। यूई उसे समझाती है कि थिएटर एक्ट में नो मास्क पहनना पड़ता है, लेकिन वो कोई नया दिखने वाला मास्क चूज कर सकता है जो कि रिसेंटली मेड हो। उस तरह की मास्क एकदम नॉर्मल होती है, यानी कि उनमें कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं होता और उनसे कियोशी को किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन कभी भी उसे पुरानी दिखने वाली मास्क नहीं लेने चाहिए, स्पेशली नो मास्क। कियोशी यूई की बातों को मान लेता है और अब उसकी जिंदगी वाकई में सही पटरी पे आ गई थी। दूसरी तरफ हम उस अमीर इंसान के बारे में जान पाते हैं जो कि ये मास्क अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है ऑन हर बर्थडे, और वो अपनी वाइफ को इस मास्क को पहनने के लिए अर्ज करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। सो आई नो इस पॉइंट में आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि नो मास्क क्या सच में सुपरनैचुरल होती है? वेल, इसका सिंपल आंसर है नो। जी हाँ, नो मास्क की अर्बन लेजेंड वाली कहानियां सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन यूजुअली इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। ये मास्क एकदम नॉर्मल होती है, जस्ट दैट जो पुराने मास्क होते हैं वो थोड़े ज्यादा क्रीपी दिखते हैं और कोई भी क्रीपी चीज देखकर इंसान कहानियां ही बनाता है।
अब नो मास्क की खास बात यह है कि इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत है और इसी वजह से अमीर लोग पुराने मास्क खरीद कर घर में रखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर। मे बी वो लोग ये भी बिलीव करते हैं कि नो मास्क नेगेटिविटी को सक करेगा और मे बी अगर वो लोग इसे अपने पास रखे तो इससे दूसरे लोग बचेंगे। लेकिन इस तरह की कई सारी बिलीव्स हर घर में होती हैं जो सच नहीं होती। लाइक किसी तरह का टोटका घर में रखना, लकी पेंटिंग्स रखना, इधर उधर के कुछ चीज़ को करना, गाड़ी में कुछ अजीब चीज़ें रखना ताकि एक्सीडेंट ना हो इत्यादि। मॉडर्न टाइम्स की बात की जाए तो ये मास्क आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या फिर जापान के स्ट्रीट्स में मिल जाएंगे और लोग बड़े चाव से इसे खरीद कर इसको अपने घर में रखते हैं, इनफैक्ट कई बार पहनते भी हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता। अब आखिरी सवाल जो आपके मन में होगा वो ये कि वो अमीर आदमी नो मास्क अपने पत्नी को क्यों दे रहा था। ये पूरी स्टोरी मैंने खुद बनाई है। जी हाँ, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ना ही किसी की सुनी सुनाई कहानी है, बल्कि मेरी खुद की बनाई स्टोरी है जो कि मैंने 10-15 मिनट पहले लिखी है और मैंने एंड में बस एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया ताकि सुनने में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। यू सी हाउ ईजी इट इज़ टू बिलीव इन एनी स्टोरी जिसको किसी अर्बन लेजेंड का बैकिंग हो।